हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मरजाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार की वजह से हम सब भी ठीक ठाक हैं। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो स्पेशली एक ऐसे टॉपिक पे है जो पंजाब में बहुत ज़्यादा भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। रिवर्स माइग्रेशन है ना। आप लोगों ने बहुत सारी फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखे होंगे कि कनाडा में जो पुराने लोग थे या स्पेशली जो मतलब ज़्यादा पुराने भी नहीं, 4 साल 5 साल भी में जो वहाँ गए थे, पढ़ने गए थे या काम करने गए थे, वो अभी वापस आ रहे हैं। पंजाब आके वापस अपना कोई ना कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट, मतलब कोई ना कोई रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है ना। तो आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से अपने ओपिनियन के हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से, या मैंने जितना पढ़ा है या सुना है, अपने दोस्तों के साथ बात की है जो वहाँ रहते हैं कनाडा में, अपने रिलेटिव्स हैं, मेरे भाई बहन हैं जो रहते हैं वहाँ पे, जितने उससे भी मैं बात की है उसके उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, या न्यूज़ में आ रहा है, या सबकी मतलब सारा कलेक्टिव अपना ओपिनियन, उनके बेसिस पे मैं अपना ओपिनियन बना के आज की वीडियो पेश कर रहा हूँ कि ऐसे कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से ये रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो रहा है। लोग वापस कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं भी सिर्फ इंडिया वाले जा रहे हैं या पंजाब वाले जा रहे हैं, हाँ मेजॉरिटी है, पर दूसरी कंट्री वाले भी कहीं ना कहीं कनाडा को छोड़ने का मतलब एक वो कर रहे हैं, मतलब है ना, उनका स्टार्ट हो गया है। इवन यूरोप वाले भी कनाडा को छोड़ने का कर रहे हैं, मतलब अमेरिका को प्रेफर कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर कर रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि वो लोग जो किसी टाइम पे कनाडा मतलब सबकी एक फर्स्ट चॉइस था, आज उसको छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हो गए? ऐसा क्या हो गया कुछ सालों में? आज की वीडियो में हम उस कुछ रीज़न्स के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं। यूजुअली जो सबसे पहले जो लोग आते हैं कनाडा के लिए, उनका जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है भी भाई कनाडा में हमारे पास एक जॉब सिक्योरिटी होगी, मतलब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होगा। जो माइंड में लेके चलता है ना, भी हम कनाडा जा रहे हैं, अब हमें कोई टेंशन नहीं है, हम बेसिक कोई भी काम करेंगे इतना तो हमें मिल ही जाएगा, इतनी सैलरी तो हमारी फिक्स है, मिनिमम वेज जिसको बोलते हैं, और काम की कोई टेंशन नहीं है, मैं 18 घंटे भी काम कर सकता हूँ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं भी काम तो पक्का है हमारा, कोई ना कोई काम तो हमें मिल ही जाएगा। तो उसके हिसाब से भाई अगर 8 घंटे की शिफ्ट होगी, मैं एक दूसरी शिफ्ट पकड़ लूँगा, मैं 15 घंटे काम करूँगा, तो सीधा मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देते हैं। 8 घंटे 16 घंटे, उसको फिर जितना मिनिमम वेज है मल्टीप्लाई करके अरे इतनी सेविंग हो जाएगी। तो अब क्या हो गया, पिछले कुछ 2 सालों में, 1.5-2 सालों में इतना सिनेरियो चेंज हो गया है भी अब जॉब का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। स्पेशली ये ब्रैम्पटन और ओंटारियो वालों सीन में। क्यों? मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ मैं टारगेट करता हूँ ये ब्रैम्पटन और ओंटारियो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट, आप मान के चलो, अगर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर कनाडा में 100 स्टूडेंट जा रहा है एक साल में, तो उसमें से 90 स्टूडेंट सिर्फ ब्रैम्पटन और टोरंटो वगैरह जा रहे हैं। टोरंटो, ब्रैम्पटन, ओंटारियो, टोरंटो, ये सारे जोन में जा रहे हैं 90%। अब उसका हुआ क्या? अभी ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट जा रहा है, अब मान के चलते हैं भाई अगर 100 स्टूडेंट जा रहा है, उसमें से 70% ऐसे हैं जिनकी फैमिली भी साथ जा रही है, कोई किसी का स्पाउस जा रहा है, किसी के बच्चे जा रहे हैं, तो 70% तो वो हैं प्लस उनकी फैमिली है। अब इतने लोग हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट है वो भी काम करेगा, उसका जो पार्टनर है या जो भी उसकी फैमिली है उनके पास वर्क वीज़ा मिलेगा, वो भी काम करेंगे। अब रह तो सारी एक ही जगह पे रहे ना, अब उतना काम थोड़ी है यहाँ पे यार, मतलब। तो अब उस रीज़न में क्या हो गया, अभी जो चीज़ें पहले थी, मतलब जॉब सिक्योरिटी होती है ना, भी भाई जॉब मिल ही जाएगी, अब वो स्पेशली ये ब्रैम्पटन वाले के आसपास वाले में या ब्रैम्पटन में वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं, और वो चीज़ें भाई इफ़ेक्ट कर रही हैं। चाहे वो आप बिज़नेस वाला बंदा हो, चाहे वो जॉब वाला बंदा हो, वो चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो जॉब सिक्योरिटी पहले थी अब वो नहीं है, तो उसके चलते भी एक रीज़न हो सकता है रिवर्स माइग्रेशन का। दूसरा जो मेरी नज़र में जो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है रिवर्स माइग्रेशन का, वो है जी कॉस्ट ऑफ लिविंग। बहुत ज़्यादा हो रखी है कॉस्ट ऑफ लिविंग। हालांकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हर जगह बढ़ी है। इवन मैं यहाँ न्यूजीलैंड में रहता हूँ, यहाँ पे भी बात करते हैं भाई पिछले साल, 1.5 साल में, 2 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया, बहुत ज़्यादा। ये नहीं है भी सिर्फ कनाडा में आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है, हर जगह बढ़ी है। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका, हर जगह, न्यूजीलैंड, सब जगह बढ़ी है। पर वहाँ पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा क्यों हो रहा है जी? क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग तो बढ़ गई, बाकी जगह पे क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बढ़ी है,
तो लोगों की कमाई भी बढ़ी है। किसी ने आवर टाइम मतलब अपने जॉब ज़्यादा कर ली है ना, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा लिए, मिनिमम वेज बढ़ गया, तो उन्होंने सर्वाइव करने का ऑप्शन ढूंढ लिया। अब कनाडा के कुछ रीज़न में क्या हो रहा है भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो उनके पास अब ऑप्शन ही नहीं बचा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखो कनाडा में जितना मैंने बात की है लोगों से, मतलब ना दोस्त वगैरह से कंफर्म किया या अपने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, एवरेज जो सैलरी है वो आपकी 60,000 के आसपास है ना, 60,000 आपके आसपास है जो नेट है बिना टैक्स के। अब उस पर आप 30% टैक्स लगा लो तो आपके कुछ वही पड़ जाएगी 40-45 हज़ार, एनुअली बता रहा हूँ, 40-45 हज़ार कैनेडियन डॉलर एनुअली। अब अगर आप इतना कमा रहे हो तो आपके अकाउंट में कितनी आ गई, मतलब अगर आप 40,000 कमा रहे हो तो 12 या 36 मतलब 3,000 3,500 आपके अकाउंट में आएगी पर मंथ। अब मान के चलते हैं भाई आपकी 3,000 अकाउंट में आ गई आपके पर मंथ। अब आप उस 3,000 में आपको रेंट देना है, आपको ग्रॉसरी करनी है, आपको अगर आपके पास कार है आपको कार का इंश्योरेंस, आपका मेडिकल का इंश्योरेंस, आपकी बसेस का पास अगर आपने बना रहे हैं, आपका अब खाने पीने का, नेट का, बिजली का, सारा कुछ आपको उसमें करना है। अब उसमें हो क्या गया है, पहले के हिसाब से अब उतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू आपकी इनकम थी, तो इसलिए वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, स्पेशली कुछ रीज़न के चलते है ना। कुछ ब्रैम्पटन मैं बार बार उसी का मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, उसके चलते ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। तीसरा जो मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है रेजिडेंसी है ना। पहले जो लोग कनाडा मूव करते थे उनके मन में एक बैक ऑफ द माइंड क्या रहता था भी, यार कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको पीआर मिलना है ना, रेजिडेंसी मिलना सबसे इजी है एज़ कम्पेयर टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। इनके कंपेयर में कनाडा में आपको ईज़िली रेजिडेंसी मिल जाएगी, है ना। मतलब आप अगर सारा कुछ सही करते हो तो 3-4 साल में आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी। अब इन्होंने भाई बहुत टफ कर दिया। एक प्रोग्राम चलता है जिसमें आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आप अपने पॉइंट पूरे करोगे, जिसको एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं। मतलब मेरे देखने की बात है किसी टाइम उसका स्कोर 400 के आसपास होता था, अभी उसका स्कोर 550 हो गया है भाई, 550, जो एक नॉर्मल प्रोफाइल के लिए लगभग इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल। तो वही अगर रेजिडेंसी इतनी मुश्किल हो जाएगी तो बंदा किस बेसिस पे रहेगा, हर साल वीज़ा लगाना, पैसे भरने, अगर वीज़ा ख़त्म हो गया आपको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, मतलब आपकी कंपनी आपको जॉब नहीं वो कर रहा, आपका वीज़ा एक्सटेंशन में नहीं हेल्प कर रही, तो आपको फिर LMI लेनी पड़ेगी, फिर साला 20-25 हज़ार डॉलर का खर्चा। तो इसी के चलते भाई बहुत दिक्कत आ रही है। तो अब लोगों को जब अपना फ्यूचर ही सिक्योर नहीं लग रहा तो बंदे बोल रहे हैं भाई एक काम करो, 4 पैसे कमाओ, वापस जाओ अपनी बेसिक कंट्री में, कम से कम आपके पास इन चीज़ों की टेंशन तो नहीं होगी। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। अभी अब आपकी रेजिडेंसी थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। नेक्स्ट जो मेरी नज़र में एक और रीज़न है वो है आपका इसी से रिलेटेड है, आपकी रेजिडेंसी से रिलेटेड है। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने बताया बहुत बढ़ गई है, रेजिडेंसी मुश्किल हो गई है, तो उसके चलते आपके घरों का हिसाब किताब बहुत मुश्किल हो गया। अब अफोर्डेबिलिटी, चाहे वो आपका रेंट वाले घर हों चाहे आपको ख़रीदने का घर हो, दोनों मतलब हाउस का जो प्राइसेस हैं, चाहे वो रेंट वाले हों चाहे ना दूसरे आपने नया ख़रीदना हो, बहुत ऊपर चला गया भाई, बहुत ऊपर। मतलब मेरी सिस्टर रहती है ना मेरे, वो बताते हैं भाई वहाँ पे मतलब 1.5-2 साल पहले की बात है, जो आपको नॉर्मल बेसमेंट वगैरह जो स्टूडेंट जहाँ पे रहते हैं, जो आपको $1,000 में मिल जाता था, मंथली बता रहा हूँ, मंथली $1,000 मिल जाता था, अब वो आपको 1600-1700 में मिलना मुश्किल है। 1600-1700 मतलब आप सोचिए अगर आपकी 3000 मंथली इनकम है, जैसे मैंने आपको पहले एक नॉर्मल सा ब्रेक डाउन करके बताया था, तो उसमें से आप मोर देन 50% आप अपने घर का रेंट देने में निकाल रहे हो। तो कैसे आप बाकी से जो आपका 40%, 45%, 50% बच गया, उसमें आप बाकी सारे खर्चे कैसे पूरे करोगे। एक तो ये है। अगर आप दूसरी साइड भी देखेंगे भी भाई, अगर आपको घर खरीदना है तो वो तो आप भूल ही जाओ। रीज़न क्या है, पहले लोग क्या सोचते थे भी यार मेरा $1000 रेंट आ रहा है, मेरा 1200-1300 मेरी मॉर्गेज बनेगी, मतलब जो आपका घर ख़रीदने के लिए आपने डाउन पेमेंट करके उसमें बस किस्तें करवाई होती हैं, ये काम करता हूँ मैं, उसको कंप्लीट कर देता हूँ, $200-300 आ रहे, कम से कम मेरी कोई प्रॉपर्टी तो बनेगी, मेरा कोई एसेट तो बनेगा। अब क्या हो गया है भाई, अब आपके पहली बात तो आपके जो घरों के प्राइसेस हैं वही बहुत ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। मतलब सीधा मान के चलो, जो पहले $3 लाख का घर मिल रहा था अब 5 क्रॉस कर गया है। पिछले 2-3 साल की बात बता रहा हूँ, वो 5 क्रॉस कर गया, लगभग डबल हो गया है। दूसरा,
जो आपका इंटरेस्ट रेट था, जो भी आप मतलब बैंक से इंटरेस्ट रेट मिलता था होम लोन वगैरह का, वो इंटरेस्ट रेट भी आपका कई गुना बढ़ गया है। मतलब पहले 3% से 4% में मिल जाता था, अभी 7 से 8%। वो डिपेंड करता है आपके मतलब क्रेडिट स्कोर के ऊपर, वो किसके हिसाब से है, पर एवरेज इसके आसपास रहता है। तो वो इतना बढ़ गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो भाई कैसे अफोर्ड कर लेगा बंदा? जो पहले आपका मतलब आपकी मॉर्गेज बनती थी $1200-1300, अभी वो $1800-2000 बन रही है। तो कहाँ से सर्वाइव कर पाएगा? तो ये भी एक रीज़न हो सकता है रिवर्स माइग्रेशन का भी। भाई उनको अब दिख रहा है भी भाई हम लोग तो इस हिसाब से सारी उम्र यहाँ पे घर नहीं बना पाएंगे, सारा जितना कमाएंगे उसका 50% तो रेंट में निकलता जाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से। ये सारे ओपिनियन मुझे लग रहा है भी ये भी एक रीज़न हो सकते हैं रिवर्स माइग्रेशन के। उसके बाद एक जो मुझे लग रहा है जो सबसे मतलब जो स्पेशली जो फैमिली वाले लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो मतलब है ना, उनका क्या रीज़न हो सकता है रिवर्स माइग्रेशन का? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है ना। रीज़न क्या है? यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है भाई, वो सुनने में तो लगता है भी बहुत अच्छा, वहाँ की एजुकेशन ये फलाना निमकाना, पर नहीं है। मतलब नहीं, इंडिया के मुकाबले नहीं है एजुकेशन सिस्टम अच्छा। स्पेशली अगर आपका बच्चा छोटे क्लासेस में है, क्लास लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इन सब में है, तो वो बहुत प्रॉब्लम वाला इशू है। रीज़न क्या है उसका? जो चीज़ें यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया भी थोड़ा सा ओपन है हिसाब था, मतलब ये सेक्स एजुकेशन वगैरह है ना, ये सारी चीज़ें, जेंडर बाइसिंग, ये सारी चीज़ें ये उसमें बता देते हैं भी, मतलब क्लास 2nd क्लास वगैरह से स्टार्ट कर देते थे। अब पता नहीं क्या भगवान जाने क्या चीज़ हो गई है, अब इन्होंने ना बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट कर दिया है, लेवल 1 से स्टार्ट कर दिया है। मतलब क्या स्टार्ट कर दिया है? ये पढ़ा क्या रहे हैं उनमें बच्चों को, छोटे बच्चों को, बेटा लड़की हो तो आप अगर लड़के की तरह फील कर रहे हो तो आप लड़का बन सकते हो। मतलब LGBTQ क्या होते हैं, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो, आप गे फील कर रहे हो। मतलब जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। आप उस बच्चे के दिमाग में क्या क्या चीज़ें डाल रहे हो, तो उसके अभी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं इस चीज़ को लेके। वहाँ पे कनाडा में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं भाई ये चीज़ें क्या हैं। तो उसके चलते भी एक रीज़न होता है, क्योंकि अब हर पेरेंट्स को फिक्र होता है ना अपने बच्चों का, यार भी वो बच्चा सीख क्या चीज़ें रहा है। तो उसके चलते भी हो सकता है भी भाई रिवर्स माइग्रेशन, क्योंकि मैंने कई पॉडकास्ट वगैरह, कई आर्टिकल पढ़े हैं, कई वीडियोस देखी हैं। बहुत लोग अगर वहाँ रह भी रहे हैं तो बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है, जो स्टार्टिंग एजुकेशन है 5-10 साल, वो अपने मतलब इंडिया से करवा रहे हैं। रीज़न जो उनका माइंड है वो इन चीज़ों से दूर रहेगा, जो ये फालतू की चीज़ें हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है भी ये चीज़ें मैं इनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो अलग चीज़ है। पर जो चीज़ बंदा जो बिल्कुल कच्ची मिट्टी है यार, वो उसको कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी का, कुछ भी नहीं पता उसको, उसके माइंड में तुम ऐसी चीज़ें डाल रहे हो, तो मतलब तुम उसको ज़बरदस्ती इन चीज़ों के बारे में वो कर रहे हो। अगर उसको फील होगा भाई, वो बड़ा होकर फील हो जाएगा, जो चीज़ है वो तो बदलेगी नहीं ना। पर ये ज़बरदस्ती उसके चीज़ें में डाल रहे, तो लोग इस चीज़ से ऐसा नहीं भी सिर्फ माइग्रेंट ऑफेंड हो रहे हैं, स्पेशली जो उसके पुराने लोग सिटीजन हैं वो भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं भी भाई कि तुम थोड़ा सा शर्म करो, इस चीज़ की लिमिट होती है। एक ये रीज़न है मेरी नज़र में, एक ये रीज़न है। और जो लास्ट रीज़न है भी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों रिवर्स माइग्रेशन हो रही है, उसका रीज़न है ये यहाँ की मेडिकल। हो मेडिकल फैसिलिटी क्या वाहियात है भाई। स्पेशली अगर आप एशियन कंट्री से आए हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से आ रहे हो, तब तो आपके लिए यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी आपको, आप बोलोगे भाई मैं तो वापस ही जा रहा हूँ। आपका अगर हाथ टूट गया, मतलब मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, लटक रहा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, हाथ लटक रहा है, पैर लटक रहा है, आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे किसी का, तो और आपको एमरजेंसी ने आपने एमरजेंसी में अपॉइंटमेंट ले ली, तो ये एमरजेंसी में आपका BP वगैरह आपकी कंडीशन देख लेंगे, भी बहुत ज़्यादा मतलब मरने तो नहीं वाला है। अगर नहीं हो ना तो आप अपने टूटे हुए हाथ पैर के साथ बाहर बैठ जाओ, जब आपका नंबर आएगा आपको देख लेंगे। मतलब बहुत बुरा हाल है। अगर ये तो आपको कम से कम बाहर तो बिठा दिया, अगर आपने सर्जरी वगैरह के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है, हो सकता है वो 5 महीने 6 महीने पता नहीं कब मिलेगी, इतना लंबा वेटिंग पीरियड है। रीज़न वही, यहाँ पे स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, मतलब स्किल्ड डॉक्टर नर्सेस वगैरह नहीं है। तो अब वो तो इनको चाहिए, पर इनको लो स्किल वाले नहीं चाहिए। तो मेरी नज़र में ये सारे रीज़न्स हैं, जिनका किसी के लिए कोई बड़ा रीज़न हो सकता है, किसी के लिए कोई बड़ा रीज़न हो सकता है। तो ये कोई ना कोई इनमें से कोई ना कोई रीज़न होगा जो अफेक्ट कर रहा है जो भी बंदे रिवर्स माइग्रेशन में आ रहे हैं, मतलब वापस आ रहे हैं अपनी कंट्रीज़ में। इनमें से कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा जो इनको इफ़ेक्ट कर रहा है। बस ये था, मुझे लगा
डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप लोग को क्या लगता है, भी इनमें से कोई रीज़न है या आपकी नज़र में कोई और ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, प्यार बांटते रहो, जितना हो सके एक दूसरे की मदद करो, सफाई रखो अपने आसपास। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।